हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ स्टडी रिलेटेड टिप्स की। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रिपरेशन को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्ट करते हैं, और वो चाहे यूपीएससी की हो या वो कोई स्टेट सिविल सर्विसेज की हो या कोई और भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आमतौर पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि हिंदी के अंदर अपना तैयारी को करना चाहते हैं। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी के अंदर तैयारी करना चाहते हैं। तो आज जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ टिप्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप चूज़ करते हैं, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है, उसका एक मकसद क्या है, सामने वाले जो पर्सन है उसको अपने आपके जो आचार विचार हैं उनको वहाँ तक एक प्रेषित करना, यानी कि आप उनको बता रहे हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो लैंग्वेज एक माध्यम है अपने विचारों को बताने का, और उन्हीं विचारों को जब सामने वाले व्यक्ति तक आपको पहुंचाना है तो उसके लिए किस तरह के नोट्स आपको तैयार करने चाहिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए हो जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी जिन्हें आमतौर पे एमसीक्यूज बोल देते हैं। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट्स कैसे रखने चाहिए, और साथ ही साथ जब आप अपने बड़े एग्जाम्स के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो तो उस समय पर आपको साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा है यानी कि मेंस है उसके लिए आपको कौन से नोट्स बनाने होंगे, इन चीज़ों पर हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी आप कोई बड़े एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो कौन कौन से नोट्स जो विषय हैं उनके ऊपर नोट्स बनाने ज़रूरी है या किन विषयों को आप छोड़ सकते हैं। तो जैसा आप जानते ही हैं कि यहाँ पर मुख्यतः हमारे पास दो जो यहाँ पर परीक्षा के चरण हैं, लेकिन एक चरण ऐसा है जो कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं निबंध। निबंध का मतलब है यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा का मतलब है जो हम प्रीलिम एग्जाम है उसके लिए कैसे तैयार करें। सेकंड आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए, जो मुख्य परीक्षा का मतलब है यहाँ पे जो मेंस जिसे कहा जाता है, कि उसके लिए आपको जहाँ पर बड़े बड़े एसेस या आपको 150 शब्दों में, 200 शब्दों में या 250 शब्दों में अपने वक्तव्य को जहाँ पर बताना होता है उसमें आपको मुख्य परीक्षा उसको कहा जाता है। और तीसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं जो निबंध के नाम से जानी जाती है, जिसे हम बोलते हैं ऐसे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको जब आप नोट्स बनाएं तो उसमें आपको क्या रखना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको तथ्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसीलिए जब आप उन तथ्यों का एक संग्रह बना लेंगे तब हम उसे फैक्ट बुक बोल देते हैं। फैक्ट बुक मतलब क्या है, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को वहाँ पे मेंशन कर लेना जो कि आप कहीं से भी पढ़ें। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई भी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, कोई मासिक पत्रिका है या कोई अन्य कोई आप वेबसाइट को देख रहे हैं जहाँ से भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, बेशक वो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको वहाँ पर तुरंत लिख लें। इस तरह से जब आप अपनी एक रोज़मर्रा की इस तरह के नोट्स को जब आप इकट्ठे करते चले जाएंगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर आपके पास जो 5, 6 या 7 या 10 पेजेस वहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं, उस तरह की एक बुकलेट को आप बोलेंगे दैट्स अ फैक्ट बुक है ये। तो फैक्ट बुक कैसे हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में अगर आप नदियां पढ़ रहे हैं तो नदियों को पढ़ते हुए, जैसे अगर हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ते हैं तो सिंधु नदी तंत्र के साथ साथ जो उसके झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज, तो उनके पुराने समय में यानी कि जब यहाँ पर वैदिक काल था तो उस समय पर उनके नाम क्या थे। इसी तरह से जो ग्रीक यहाँ पर जो लोग आए, उन लोगों ने, उन लेखकों ने अपने लेखों के अंदर उन्हें किन नामों से संदर्भित किया है, उन चीज़ों के बारे में आपको अगर आप एक चार्ट बना लेंगे, फैक्ट बुक तैयार कर लेंगे तो आपको आने वाले टाइम में वो ईजी रहेगा। हम जब ये काम कर रहे होते हैं तो उस समय पर ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप वहाँ पर बड़े बड़े लंबे नोट्स ना बनाएं। उसका रीज़न ये है क्योंकि मुख्य परीक्षा के अंदर आपको क्योंकि जो लोग यहाँ पर यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं वही लोग स्टेट सिविल सर्विसेज में भी तैयारी करते हैं, यानी कि आप एक ही जो प्रेपरेशन के साथ दोनों जगहों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो जब तक आप फैक्ट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे और आपके फैक्ट्स एग्जैक्ट नहीं होंगे तब तक आपके लिए जो परीक्षा एक चैलेंज बनी रहेगी। तो जब भी आप कुछ ऐसा करने की सोचें जिसमें नोट्स आपको इस तरह बनाने पड़े तो अपनी फैक्ट बुक को सिंपली फैक्ट्स के साथ ही जोड़ के रखें, वहां पर बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने की कोशिश मत करें, क्योंकि जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स वगैरह लिखने हैं वो हमें सिस्टमैटिकली लिखने हैं, लेकिन वो मुख्य परीक्षा के लिए हम तैयार करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये जरूर इसमें याद रखना है।
साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपने, कुछ विषय ऐसे हैं जैसे कि अगर आप मौसम विज्ञान की बात करते हैं जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, इसी तरह से जो महासागरीय विज्ञान है दैट्स ओशियानोग्राफी, उनके लिए जब आप कोई नोट्स बना रहे हैं या ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं जहां पर कंसेप्ट की बात हो रही है, तो कंसेप्ट की उन बातों के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको 2-3 शब्दों में जो कंसेप्ट की सबसे घुमावदार जो पंक्तियां हैं, लाइंस हैं, जहां से क्वेश्चन उठ सकता है या जहां पर वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो पवनों का प्रवाह है वो, मतलब यदि पवनें ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवतीय रेखीय जो क्षेत्रों की ओर अगर प्रवाहित होती हैं तो वो दाईं ओर मुड़ेंगी या बाईं ओर मुड़ेंगी, इस तरह की चीज़ों को आपको और मतलब स्पेसिफिकली वहाँ पे ध्यान रखना है। तो उनको आप चिन्हित कर लें, वहाँ पर उन्हें स्टार मार्क्स दे दें, वहाँ पे स्टार लगा दें, किसी और बिंदु से आप उनको एक ऐसा संदर्भित कर सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ है। तो आप उन जगहों पर ना बहुत आराम से उनको हाईलाइट करके रखें कि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट्स में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसी तरह से जहाँ पर आप लेट्स से एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उदाहरण के लिए एक हमारे पास है जहाँ पे महासागरीय जो धाराएं हैं, कुछ धाराएं ठंडी धाराएं हैं और कुछ महासागरीय धाराएं जो गर्म जल की धाराएं हैं। तो हमें ठंडी और गर्म जल की धाराओं का अलग अलग चार्ट तैयार कर लेना है। आप इसको ठंडे और गर्म से भी कर सकते हैं, इसी तरह से कुछ लोग इसको महासागरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे अलग अलग बना लेते हैं। महासागरों के लिए जैसे जो अटलांटिक महासागर है उसकी धाराओं चाहे ठंडी और गर्म उनको अलग कर लिया, इसी तरह से हिंद महासागर की धाराएं हैं उनको अलग कर लिया, और यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है उनकी धाराओं को भी आप अलग अलग करके इस तरह से तथ्यों को यानी कि जो फैक्ट्स हैं आपको उनको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो पेपर के अंदर जब आप बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की, चाहे वो आपकी स्टेट की प्रारंभिक परीक्षा हो वहाँ की, इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर इन्हीं पॉइंट्स पर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर स्पेसिफिकली ये पॉइंट्स वहाँ पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। इसी तरह से जब हम यहाँ बात करते हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए, तो मुख्य परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मुख्य परीक्षा का पहले हम मतलब समझते हैं। मुख्य परीक्षा एक द्वितीय चरण है। कई एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पर पेपर एक बारी में नहीं मतलब कंप्लीट होता है, वहाँ पे एक से ज़्यादा चरण देखे जाते हैं, एक से ज़्यादा आपको मतलब बार वहाँ पे आपको अपीयर होना पड़ेगा। जैसे आपने पहले प्रीलिम्स दिया, जो लोग वहाँ क्वालिफाई कर गए फिर वो मेंस के लिए जाएंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पर जो हम कैसे तैयारी करते हैं शुरुआत में, जब आप शुरुआत में होते हैं और आपको ये पता नहीं है कि कौन से वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे या आपको कैसे उनको लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं स्टार्ट कर लेते हैं किसी के कहने से, या उन्होंने सुना होता है कि वहाँ पे लिखना होता है, लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब आपको उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी तैयारी के शुरुआती दिनों में ही भारत या यूरोपीय संघ के जो संबंधों के ऊपर लिखना चाहेंगे तो आप सिर्फ वहाँ पे शब्द लिख रहे हैं, वहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिसिंग होगा। तो इसीलिए क्वालिटी कंटेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, मेंशन करना चाहते हैं, उस समय की जो द्विपक्षीय वार्तालाप है या कई प्रकार के हमारे जो समझौते हैं उनको अगर आप मेंशन करना चाहते हो, ये चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझ लिया होगा, जिसमें आपने भारत और जो अन्य देश हैं या अन्य संघ हैं उनके साथ हमारे द्विपक्षीय समझौते हैं या बहुपक्षीय समझौते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पर जो बात हमारी पहले हो चुकी है, यानी कि हमने पहले समझौते किए हैं, उन समझौतों में कोई दिक्कत आई है, उन्हें बदला जा रहा है या उन्हें हटाया जा रहा है, किसी प्रकार का और संशोधन किया जा रहा है, उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो आपको याद रखना है, आप उसी विषय के बारे में ही लिख सकते हैं जिस विषय के बारे में आपने अच्छे से पढ़ाई की हो। लेकिन जब आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उस समय पर शुरुआती दौर में आप क्या करें, अपने आसपास की घटना जो आपके आसपास घटित हो रही हैं उनके बारे में आप थोड़े थोड़े, जैसे कि 5 या 6 लाइंस के अंदर उनको आप डिस्क्राइब करना, यानी कि उनके ऊपर अपने उल्लेख लिखना शुरू कर सकते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी भी स्टेट में हैं, जैसे आप चाहे पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में हैं, तो वहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है
आम जनजीवन में महिलाओं की स्थिति है, क्या उसके अंदर आप क्या बदलाव देखते हैं? जैसे कि महिलाएं, क्या हमारी जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, उनके द्वारा लॉन्च की गई जो नई स्कीम्स हैं, क्या उनके माध्यम से जो राज्य या सरकारों का लक्ष्य है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, क्या आपको वो लगता है कि ऐसा हो रहा है? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले अपने आसपास देखिए। आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं कि क्या हमारे जो घर में महिलाएं हैं, क्या वो आज एम्पावर्ड हैं, वो सशक्त फील करती हैं या नहीं करती हैं। इसी तरह से जो आपके कलीग हैं, क्या उन्हें जॉब मिल गई है या वो भी इसी तरह से अभी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है। तो उनके अनुभव जो हैं, उनसे आपने अभी तक क्या लर्न किया है, उसके बारे में आप अपने विचार प्रस्तुतिकरण करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेन बात यह है। इसी तरह से आप शिक्षा के ऊपर बात कर सकते हैं कि आप जिस शिक्षा को पढ़कर आप एक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया, आज आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली, क्या आप उस शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति के प्रति सकारात्मक एक अपना सोच रखते हैं, या आप उसके अंदर कोई सुधार सोचते हैं? जब भी आप कभी इस विषयों पर बात या जब सोचना स्टार्ट करेंगे, तब आपको ये बहुत हद तक निश्चित है कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आने स्टार्ट होंगे, लेकिन उन आइडियाज को जब आप लिखने बैठेंगे तो आपसे वो लिखना बहुत ही मुश्किल रहेगा। इवन अगर आप किसी को बताना भी चाहेंगे कि आप शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं, भारत में भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार को अभी तक हम क्यों नहीं रोक पाए हैं, इन विषयों के बारे जब भी आप कुछ कहना चाहेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारे लाइंस होंगी, आपके दिमाग में होंगे, जिसको हम स्मृति पटल कहते हैं। स्मृति पटल का मतलब है कि आपको ये लगता है कि वो मुझे पता है, लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे हो। तो जब आप किन चीज़ों को बता नहीं पा रहे हो, आप उनको लिख नहीं पा रहे हो, वही एक प्रैक्टिस है जिसको हमें यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए करना होता है। तो जब भी कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अगर आप उन विषयों से संबंधित कोई भी समाचार देख रहे हैं, जैसे भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन कौन से कानून आए हैं और अभी तक उन कानूनों की कितनी उपयोगिता रही है, और उन उपयोगिताओं का समाज पर एक क्या प्रभाव पड़ा है, क्या उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है उन कानूनों के अंदर। तो अगर आप इन विषयों पर अखबार पढ़ते हुए, कोई मैगजीन पढ़ते हुए, कोई आपको लाइन ऐसी लगती है कि भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण क्या हैं, तो आप उनको आप एक एक लाइन में या अपनी भाषा में वहां पर लिख लें। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा एग्जाम है, मुख्य परीक्षा है, वो समाज में घटित होने वाली घटनाओं के ऊपर ही वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वो घटित होने वाली घटनाएं इस प्रकार की नहीं है जहां पर जो हमें रोजमर्रा पे, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि कहीं पर कहीं दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं, कहीं पर आप राजनीति की घटनाओं को देखते हो, या राजनीति से प्रेरित हुए कुछ कहीं पर आंदोलन हुआ, इस तरह की घटनाएं क्वेश्चन में नहीं आती हैं। आपको वहां पर सामान्य विषयों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या अभी भी दयनीय है या उसके अंदर कोई सुधार हुआ है। इसी तरह से भारत के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं, जनजातियां हैं, क्या वो समय के साथ साथ, जब आज भारत एक 21वीं सदी के अंदर बहुत आगे तक बढ़ चुका है, क्या वो लोग, वो जनजातियां, वो जातियां, क्या वो भी साथ साथ आगे बढ़ पाई हैं या नहीं बढ़ पाई हैं? क्या भारत में जो आर्थिक विकास है, उस आर्थिक विकास के अंदर बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, क्या सिर्फ वही आगे बढ़े हैं, या हमारे जो कुटीर उद्योग हैं, जो बहुत समय से भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं, क्या उनको भी कोई सपोर्ट हुआ है, नहीं हुआ है? इस विषय पर भी आपको, ऐसे विषयों पर वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आप कभी इन विषयों को आप जब तैयार करें, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कृषि की अगर बात करते हैं, तो कृषि का जो एक टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा एक विस्तृत एक टॉपिक है। विस्तृत का मतलब यहाँ पर क्या है, कृषि अपने आप में भारत के बहुत सारे लोगों का एक जीविका का आधार है। आज भी बहुत सारे लोग ग्रामीण मतलब क्षेत्रों के अंदर रहते हैं, और वहाँ पर रहते हुए वो गांव, यानी कि मुख्य व्यवसाय गांव के अंदर कृषि ही होता है। तो कृषि के साथ जो नए आने वाली युवक या युवा है, या जो युवा पीढ़ी है, वो कृषि के प्रति इतने सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते। वो कृषि की बजाय अपने जीविका का उपार्जन के लिए वो अन्य जगहों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारा फोकस यहाँ पर कहाँ है?
हमारा फोकस है कि कृषि और उससे संबंधित समस्याओं पर। भारत एक कृषि प्रधान प्रदेश रहा है और भारत के अंदर जो कृषि है वो मुख्य रूप से मानसून आधारित है। बहुत इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमारे यहाँ पर कृषि है उसका बहुत बड़ा एक भाग मानसून के साथ या उन गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मानसून अच्छा आया तो कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो कृषकों के परिवार जो है संपन्न होंगे। अगर कृषि अच्छी नहीं, यानी कि मानसून अच्छा नहीं आया तो कृषि अच्छी नहीं होगी, कृषि अच्छी नहीं होगी तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उन कृषकों के परिवारों को समर्थन देना या उनको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से यहां पर क्या भारत में जब हम आज एक प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के एडवांस एज में हैं तो वहां पर क्या भारत आज उसके कोई विकल्प ढूंढ पाया है कि अगर मॉनसून नहीं आता तो हमारे पास दूसरे विकल्प क्या हैं? तो हमारे पास विकल्प है क्लाउड सीडिंग, जिसमें कि हम कृत्रिम वर्षा करवाने की तरफ ध्यान देंगे। यानी कि कृत्रिम वर्षा क्या है? जब हम कहीं पर किसी क्षेत्र में, किसी भूखंड में जहां पर बारिश ना हो रही हो और ना ही होने की वहां पर उम्मीद हो, तो वहां पर कृत्रिम तरीके से बादलों को बनाया जाए और बादलों को बनवाने के बाद वहां पे वर्षा करवाई जा सके। तो इस तरह की जो हमारे पास तकनीक है उस तकनीक के ऊपर हम काम करें। तो यानी कि यह है उपाय। जब हमें समझ आ गया कि कृषि किस पर आधारित है, कृषि के साथ संबंधित समस्या यह है कि मानसून आया तो अच्छा है, नहीं आया तो बहुत भयानक स्थिति पैदा होगी और अन्न संकट पैदा हो सकता है। तो इसीलिए भारत सरकार भी लगातार एक दृष्टिकोण बनाए रहती है कि मानसून की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देश की आर्थिक जो एक व्यवस्था है और आर्थिक जो हमारी विकास है और मुख्यतः कृषकों का विकास इस पर निर्भर करता है। तो हमें ना यहाँ पर सॉल्यूशन पर भी ध्यान देना है। तो जब भी आप कभी एडिटोरियल पढ़ें, एडिटोरियल्स क्या होते हैं? एडिटोरियल उन दिनों में चल रहे जो मुख्य विषय हैं उनके ऊपर जो मुख्य लेखाकार होते हैं या लेखक होते हैं, उन लेखकों द्वारा अपने, जो कि काफ़ी एक विशेषज्ञ होते हैं अपने फील्ड के, उन विशेषज्ञों द्वारा कोई ना कोई सॉल्यूशन बताया जाता है एडिटोरियल्स के अंदर। पहले समस्या बताई जाएगी, समस्या के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है और बाद में एक उसका निवारण सहित वहां पर क्या किया जा सकता है, उसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है या आगे की राह क्या हो सकती है उस विषय में, उन बिंदुओं पर वहां पर बात की जाती है। तो जब भी आप कभी तैयारी करें तो अपने साथ हमेशा A4 शीट लें। A4 शीट में भी आपको वहां पर यह ध्यान रखना है कि जो हमारे पास A4 शीट है उसको भी आप इस तरह से डिज़ाइन रखें। यानी कि अगर ये A4 शीट है देन इसको आप इस तरह से डिवाइड कर लें तो आपके लिखने की जगह ये वाली होंगी यहाँ पर। क्योंकि आमतौर पे जब भी हम मुख्य परीक्षा के लिए बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज में हमें पेजेस इस तरह के ही मिलते हैं, जहां पर इस तरफ भी हाशिया रखा जाता है यानी कि मार्जिन रखा जाता है और इस तरफ भी, तो बीच की जो जगह है वहां पर ही आपको लिखना चाहिए। तो आप अगर इस तरह से अपनी सेल्फ डिजाइंड एक शीट्स होती हैं, वैसे आजकल ये बुक स्टोर पर मिल भी जाती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की शीट्स को तैयार करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ हर विषय पर, जैसे मैंने आपको कहा कि एक व्यापक जो है नोट्स अपने तैयार करें, उन मुख्य पंक्तियों को जरूर लिखें जो कि बहुत ज्यादा काम की बात आपको लगती है। जैसे कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं को बिंदुसार, यानी कि आप वहां पर एक पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 या 6 पॉइंट से ज्यादा लिखने के बाद आप उसको याद भी नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि आपके पास विषय बहुत हैं, तो इसीलिए सबसे पहले आप इसके नोट्स बनाने तैयार कीजिए और जहां पर सॉल्यूशन लिखा है सॉल्यूशन पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मुख्य परीक्षाओं में आपसे सॉल्यूशन मांगा जाता है कि आप इसके बारे आप क्या सोचते हैं या इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इन चीज़ों पे इस तरह से नोट्स तैयार करने हैं। साथ ही साथ आप फ्लो चार्ट अगर बनाना चाहें, आरेख का मतलब यहां पर होता है दैट इज डायग्राम। आप डायग्राम से अपनी बात समझा सकते हो। मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हैं कि भारत में जो मॉनसून की पवनें हैं वो, मतलब मॉनसून की पवनें आप इस तरह से शो कर सकते हैं, यानी कि भारत के अंदर जो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से वे यहां पर इस दिशा में, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में वो अग्रसर होता है मॉनसून की पवनें। तो ये लाइन लिखने की जगह अगर आप इस तरह का कोई डायग्राम बना देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो हम यहां पे मॉनसून की पवनों का आगमन दिखा रहे हैं, इसी तरह से उनका निर्गमन किस तरह होगा, वो बिल्कुल उल्टी दिशा में जब निर्गमन होगा। तो ये आरेख है, यानी कि इसको आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं।
इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करते हैं कि प्रवाह चार्ट, यानी कि इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होते हैं? जब भी आप किसी जगह पर, लेट्स से अगर हम बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो शिक्षित होने के बाद उसके रोजगार को मिलने के मतलब एक चांस बढ़ जाता है। रोजगार की मिलने के जब चांस बढ़ जाएगा तो उसका परिवार में संपन्नता आएगी, क्योंकि वो कमाना शुरू कर देगा। जब संपन्नता आएगी तो घर पर, यानी कि उनके एक, जिसको आप बोलते हैं कि खरीदारी की जो एक क्षमता है वो बढ़ जाती है, और खरीदारी की क्षमता बढ़ने से जो बाजार है वो काफी ज्यादा, उसके अंदर मांग जो है उठनी शुरू हो जाती है। मांग उठेगी तो फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा। तो अगर मैं इसको एक पैराग्राफ के अंदर लिखना चाहूं तो बेटर ये है कि हम उसका एक यहाँ पे यानी कि फ्लो चार्ट बना दें, एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन यहाँ पे। तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी अपनी बात को समझा सकते हैं। ये भी एक काफी मतलब समय इसके अंदर कम आप खर्च करते हुए और अपनी ज्यादा बात को बहुत पुख्ता तौर से यहाँ पर कम शब्दों में बता सकते हो। इसी तरह से एक चीज और याद रखें, जो जब भी आप हिंदी के छात्रों के लिए मुख्यतः जब भी आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो वहां पर कई बहुत अच्छे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप कहें कि महिलाओं की, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने इस स्कीम के माध्यम से महिलाओं की क्षमता को बढ़ाया है, तो आप वहां पे लिखें महिला सशक्तिकरण किया है। इस तरह के अगर आप वर्ड वहां पे लिखना स्टार्ट करेंगे, इन शब्दों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो हमें ये बात को खास तौर से ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपनी शब्दावली तैयार करें तो वहां पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का वहां पर यदि वो जो परीक्षक है उसको जब दिखाई देते हैं तो उस समय पर वो आपको ज़्यादा नंबर दे सकता है। तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए कुछ इस तरह से तैयार करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ, जैसे मैंने आपको शो किया है कि अगर हम ये यहाँ पर आपको तथ्यों के लिए बताया गया, जैसे लेट्स से अगर आप पढ़ रहे हो कि नंदा देवी कहाँ पर है, तो नंदा देवी को आपने यहाँ बना दिया उत्तराखंड के अंदर है, या हमने K2 कहाँ पर है, तो हम इस तरह का एक जो भारत का जहाँ पर मानचित्र बना हो उस मानचित्र के अंदर अलग अलग जगहों पर जो आपको चीज़ें हैं, चाहे आप यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ रहे हो, पर्वत श्रेणियां पढ़ रहे हो, या नदियां पढ़ रहे हो, या किसी तरह का जैसे यहाँ पर जो छोटे छोटे जगहों पे मिलने वाले कुछ मुख्य जो खनिज हैं उनके बारे में बताना चाह रहे हो, तो यानी कि इस तरह से भी आप ज्योग्राफी के जो तथ्य हैं उनको याद रख सकते हो। क्योंकि मानचित्र के साथ याद रखने से बहुत सारे फायदे और भी हैं, क्योंकि आपको वो लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं कि भारत में, भारत के किस हिस्से में किस तरह के चीज़ें पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पर वो और मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटा नागपुर का जो पठार है खनिजों की यहाँ पर एक भरपूर मात्रा में है यहाँ। इसी तरह से जैसे अगर हम बात करते हैं जस्ता की, यानी कि जिंक है, इसी तरह से जो चांदी है वो आमतौर पे आपको इन श्रेणियों में मिलेगी यहाँ पर जो राजस्थान के श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर तांबा मैक्सिमम आपको यहाँ पर मुख्य रूप से मिलता है जो खेतरी जो माइंस है, यानी कि ठीक है। तो इसके अलावा जो निबंध के लिए नोट्स हैं, मुख्य परीक्षा और निबंध के नोट्स काफी हद तक सिमिलर होते हैं, लेकिन निबंध के लिए मुख्य जिसको आप कह सकते हैं कि जहां इनको हम बोलते हैं इंपैक्टफुल लाइंस। इंपैक्टफुल लाइंस का मतलब है अपनी बात को किसी लेखक के माध्यम से उसको प्रस्तुत करना। यानी कि आपने कोई बुक पढ़ रहे हो, आप कहीं पर भी कोई समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, अगेन आपको एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि अगर ये लाइन लिखा जाए तो ये जो प्रणालियां हैं, चाहे वो सरकार की स्कीम्स हैं या हमारी अभी तक जिन लक्ष्यों को हम पूरा नहीं कर पाए हैं, चाहे वो वैश्विक व्यवस्था है, उन जगहों पर यदि कटाक्ष किया गया है, यानी कि सार्कास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। कटाक्ष का मतलब है कि जहां पर एक आलोचना करते हुए एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण को पैदा करना, उन लाइंस को आप यहां पे चूज कर सकते हो, उनको अलग से लिख सकते हो। उनके अलग से अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको वो निबंध के अंदर यानी कि एसे के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो आपको याद रखना है कि महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं उनको जरूर अलग से लिखें, और इनकी अलग से, ये हार्डली आपके पास जो है 5 से 10 पेजेस बनते हैं, ये आपको एक दिन में नहीं बनाने हैं। ये जब जब आप कभी कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो उनको लाइंस को आपने पिक करके अच्छे से आपने इन जगहों पे मेंशन कर देना है। सो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि हिंदी माध्यम के जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं उन छात्रों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे पहले आपको अपने एक आत्मविश्वास को हमेशा अपने साथ रखिए कि
ये मत सोचिए कि आपके पास कंटेंट कम है या कंटेंट ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये है कि जितना आपने पढ़ा है क्या उतना आपने सही पढ़ा है, और जितना सही पढ़ा है वो उतना आपको याद है या नहीं है, और जितना याद है उतने को आप अच्छे से प्रस्तुत कर पा रहे हो या नहीं, ये चीज़ें उस पर डिपेंड ज़्यादा करती हैं। तो अगेन, जब आप तैयारी स्टार्ट करें तो अपने नोट्स को ज़रूर बनाएं, क्योंकि जिस समय पर आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उस समय पर हो सकता है कि आपको लगे कि वो चीज़ आपको आ गई है, याद हो गई है, लेकिन जब उसके बाद आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करते करते जब 50वीं और 100वीं चीज़ पढ़ेंगे तो आपको पहले वाली चीज़ जो है भूल जाएगी। तो इसीलिए उस समय पर जब आप पढ़ रहे हैं, यदि आपने उसी समय उसके नोट्स बना लिए तो आपकी आने वाले समय में काफ़ी हद तक जो परेशानियां हैं वो मतलब आपकी हट सकती हैं। आई होप आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें और अपनी तैयारी को यहाँ से स्टार्ट लें। थैंक यू सो मच।